नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था क्षेत्रमिति के अंतर्गत त्रिभुज और वृत्त के बारे में। हमने उसमें ये संकल्पना देखी कि वृत्त कैसे बनता है, वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त में त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है, त्रिभुज में केंद्र किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप और परिधि एक ही होता है, उसके क्षेत्रफल कैसे गणना करते हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण में हमने देखा था त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकारों में देखा गया था तीन तीन प्रकार के तीनों प्रकार होते हैं। उसमें हमने त्रिभुज के तीनों प्रकार के जो क्षेत्रफल थे, परिमाप के सूत्र थे, उसको हमने चित्र के साथ साथ सूत्रों को भी अध्ययन कर लिया था। और हमने इस वीडियो में पढ़ेंगे आयत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आयत क्या होता है। आयत चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है। और देखिए आयत के एक शीर्ष से उसके विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है उसे क्या बोलते हैं, आयत का विकर्ण, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, आयत का विकर्ण। तो चलिए आयत से संबंधित सूत्रों को हम देख लेते हैं। क्या है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप होता क्या है। अगर देखिए इसको L लंबाई माने, चौड़ाई B माने, लंबाई L माने, चौड़ाई B माने, तो देखिए क्या होता है, अगर ये L है तो ये B होगा, L है तो ये B है ही, तो ये L है तो ये भी तो L होगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं आयत के परिभाषा के अनुसार बराबर हैं। तो प्लस L प्लस ये भी है तो ये भी B होगा, प्लस B। हमने बताया था परिमाप के अंतर्गत, जो परिमाप बताया था हमने कि उसकी बाहरी सीमा रेखा की कुल लंबाई क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो देखिए हमने L प्लस B प्लस L प्लस B पर जोड़ दिया, तो देखिए जोड़ने पर आएगा एक L दो L, तो हो जाएगा 2L प्लस 2B, यानी कि दो, देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है L प्लस B, यानी कि सूत्र क्या हो गया, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आयत का परिमाप। अब आयत की क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर शॉर्टकट में लिखें तो यह आएगा L इंटू B। ठीक है, ये देखिए परिमाप हो गया था। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें एक और सूत्र बचता है, वो है आयत का विकर्ण। क्या है, आयत का विकर्ण। जो आयत का विकर्ण है इसका सूत्र होता है इन करड़ी में लंबाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या कह सकते हैं इन रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पहला सूत्र आयत से संबंधित, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र। और आयत के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि क्या आयत की क्या विशेषताएं हैं। तो कहेंगे आयत में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, देखिए शीर्ष 1 2 3 4। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाली इसके बराबर तो ये वाला इसके बराबर, यहाँ पे काट रहा है तो। ठीक है, तो आयत में दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, चार समकोण होते हैं। ठीक है, पेरीमीटर होता है परिमाप दो कोण लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर।
ये हो गया आयत के बारे में। अब आते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? 4 बराबर रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति वर्ग कहलाती है, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। 4 बराबर भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप, अगर वर्ग की भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि परिभाषा में बोला है 4 बराबर रेखाखंड, यानी कि ये तो इससे बराबर होंगे। तो इसका हम परिमाप देखते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, देखिए हम जोड़ लेते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। हमने बताया था परिमाप ने बाहरी सीमा रेखा की कुल लंबाई, तो यह आएगा 4a। ए हमारा क्या था? भुजा था, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या था? P इज इक्वल टू 4a या 4 इंटू भुजा। पेरीमीटर पर स्क्वायर 4 इंटू ए या 4 गुणे भुजा। ठीक है। अब इसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकाल लें? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुणे भुजा। क्या हो जाता है? भुजा गुणे भुजा, या इसी को कह सकते हैं, अगर 2 भुजा है तो भुजा के घाते 2, या इसी कह दें ए स्क्वायर। अगर एरिया की बात किया जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 2। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के घाते 2। अब इसी तरीके से एक और सूत्र बच जाता है, उसको भी लिख लेते हैं। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? डायगोनल, यही होता है। ठीक, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है, क्या होगा? देखिए समझिएगा, कर्ण है ना किसी समकोण त्रिभुज का, तो कर्ण बराबर हो जाता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो यह आएगा भुजा करड़ी में 2। क्या हो जाएगा? भुजा करड़ी में 2 इज इक्वल टू ए रूट 2 ना। देखिए आया कैसे, चाहे लंब चाहे आयत का देखें चाहे इसका देखें, तो देखिए कर्ण बन रहा है ना, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, देखिए देखिएगा ये आकृति, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यह कर्ण हटेगा, कर्ण बस स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये लेंथ और प्लस बीथ होता तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर एल होता, एल होता और बी होता तो यह आता एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आयत का था, परंतु यहाँ पे ए है, क्या है? ए है, तो यह आएगा करड़ी में 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर है तो ए बाहर जाएगा, करड़ी में बचा रूट 2। ये हुआ कर्ण, यानी कि उसका जो विकर्ण हुआ वर्ग का हो जाएगा ए करड़ी में 2, यानी भुजा करड़ी में 2। अब जान लेते हैं वर्ग की कुछ विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें 4 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4, 4 शीर्ष होती हैं, 2 विकर्ण होता है, 4 भुजाएं होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती हैं। आयत की वर्ग विकर्ण क्या करते थे? समद्विभाजित करती थी, परंतु जो वर्ग का विकर्ण है वो क्या करती हैं? लंब समद्विभाजित करती है। मतलब क्या? ये तो इसके बराबर होगा, ये तो इसके बराबर होगा, परंतु ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, ये भी कोण 90 अंश का, ये भी कोण 90 अंश का, ये भी कोण 90 अंश का। यानी कि विकर्ण जो आपस में काट रहे हैं वो कितने अंश पे काटेंगे? 90 अंश पे काटेंगे। इसलिए बोलते हैं कि विकर्ण इसके क्या करते हैं? लंब समद्विभाजक होते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखना भूल गए, ये वर्ग हमारा था, क्या था? वर्ग था। ठीक, वर्ग के बाद हम आते हैं, देखिए वर्ग हुआ, आयत हुआ, अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पर। किस पे आएंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हों। 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हों, तो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज।
तो देखिए कैसी आकृति इसकी होगी, ऐसी आकृति होगी। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और दोनों ही देखिए ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। अगर ये देखिए समांतर चतुर्भुज, इसमें एल माने, अगर इसको बी माने तो इसका परिमाप क्या होगा, ये एल होगा तो ये भी तो एल होगा। अगर आमने सामने भुजाएं बराबर हैं तो बी है तो ये क्या होगा, ये भी बी होगा, है ना। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप जो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का, तो हो जाएगा, देखिए जोड़ देते हैं बाहरी सीमा रेखा की लंबाई, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी हो जाएगा 2l प्लस 2b, इन ब्रैकेट हो जाएगा 2l प्लस बी, दो कॉमन लेंगे ना, तो यही तो है दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। कहेंगे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना। उसके बाद क्या बात करते हैं, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आधार क्या हो जाएगा, अगर मान लें आधार इसको माने तो जाएगा आधार गुणे संगत ऊंचाई मानेंगे, क्या मानेंगे, ये इसी भुजा पर खींचा गया लंब जो होगा वही क्या होगा, संगत ऊंचाई, क्या होगा, संगत ऊंचाई, तो जाएगा आधार गुणे संगत ऊंचाई। आ रहा समझ में ना, आधार गुणे संगत ऊंचाई, देख लीजिए ये आधार हुआ तो संगत ऊंचाई ये हुई। अगर हाँ इन कंडीशन यदि हम इसको आधार मानते हैं तो संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी। अगर इसको मानते तो संगत ऊंचाई क्या हो जाती, ये वाली हो जाती, पर इसको आधार माने तो संगत ऊंचाई ये होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस रेखा को यदि हम आधार मानते हैं उसी रेखा पर उसके सम्मुख भुजा से खींचा गया लंब ही क्या कहलाएगा, लंबवत दूरी ही क्या कहलाएगी, संगत ऊंचाई कहलाएगी। क्षेत्रफल की परिमाप हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है। इसके प्रॉपर्टी क्या है, इसमें भी दो डायगोनल होंगे, इसमें भी क्या होंगे, दो डायगोनल होंगे, देखिए इसमें भी दो डायगोनल्स होंगे, ये रहा एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल ये जो डायगोनल हैं, जो विकर्ण हैं, दो विकर्ण हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लंब समद्विभाजन नहीं बोले हैं, केवल समद्विभाजन यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। एक और खासियत होती है, जो संलग्न कोण एक ही रेखा पर जो बने कोण हैं, अगर इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो इसका मान 180 अंश होगा, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सम चतुर्भुज की, रैम्बस की। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए हमने बना दिया, इसकी चारों भुजाएं हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वर्ग की तरह ही होगा ना, इसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a, क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ना, यही ना, तो 4a हो जाएगा। देखिए इसका जो विकर्ण है, देखिए ये इसका विकर्ण होगा ना, डायगोनल, और एक विकर्ण ये होगा। अगर इस विकर्ण को माने d1 और इस विकर्ण को माने d2, इस विकर्ण को मान ले क्या d1 और दूसरे विकर्ण को मान ले d2, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2, विकर्णों का गुणनफल
2, यानी कि अगर विकर्ण पहला D1 है दूसरा D2 है तो पान में 2 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एक आया कहाँ से, हमको याद करने में अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आया कहाँ से, हम कन्फ्यूजन होते हैं बार बार। तो देखेंगे, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये बन रहा है, तो देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा ना, और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, यानी कि चारों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चारों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 4 गुणे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर एक का निकाल लेंगे, ये जो है अगर ये निकाल लिए हम, अगर एक निकाल लिए तो इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें तो चारों का पूरा पूरा निकल जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल अगर कहें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा किसी त्रिभुज के, इसमें से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुणे के बराबर होगा। तो चलिए करते हैं, तो 4 गुणे, देखिए ये कितना होगा, ये दूरी हमने क्या बताया, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। पर ये भी ध्यान लीजिएगा, जो समचतुर्भुज हैं उसके कर्ण जो होंगे किस क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे। तो यानी कि ये 90 अंश का कोण भी बनेगा और ये 2 भागों में बटेगा। अगर ये D1 था तो ये आधा कितना बचेगा, D1/2 क्या होगा। देखिए अब पहले दूसरी बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुणे आधार इसका क्या होगा, ये पूरा D1 था तो ये कितना बचेगा, D1/2, ठीक, गुणे, और ये जो पूरा था ये था D2 था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या था D2, पर यहाँ से यहाँ तक केवल बात करेंगे तो यह आएगा D2/2 आधा, यही ना होगा। चलिए कर देते हैं, 4 गुणे D1 × D2 अपान 2 दूना 4 दूना 8, और 4 से 4 कट जाएगा, हो जाएगा D1 × D2 अपान 2, यही हमारा सूत्र था। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के चारों से गुणा कर दें तो भी निकल जाएगा, या सीधे इस सूत्र में मान रख दें तो भी हमारा निकल जाएगा। हाँ, अगर इन केस यदि कोई ऐसी कंडीशन आती है कि विकर्ण का माप हमको न दे, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है ना कि विकर्ण का माप हमको न दे, तो हम क्या आंसर करेंगे। देखिए एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज तो है। समांतर चतुर्भुज क्या कहता था, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हैं। तो ये भी देखो बराबर ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, भले ही आपस में बराबर हों पर है तो समांतर भी हैं, तो हो जाएगा आधार गुणे संगत ऊंचाई, यही ना, आधार गुणे संगत ऊंचाई हो जाएगी। तो भी उस विधि से हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, ये समांतर चतुर्भुज ही है। और चतुर्भुज में एक आखिरी चतुर्भुज बचता है, वो है समलंब चतुर्भुज। क्या बचता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज, क्या बोलते हैं हम, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। ध्यान देंगे, केवल एक जोड़ा समांतर हो, ऐसे क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। देखिए समांतर हो गया ना, और ये हमारा चतुर्भुज बन गया। तो देखिए इसमें क्या, ये इसके समांतर है ना, तो जो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप हो जाएगा वो तो चारों भुजाओं का योग, जोड़ देंगे चारों को, परिमाप क्या हो जाएगा, हो जाएगा चारों भुजाओं का योग और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग बट्टे 2, क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग बट्टे 2 और गुणे ये संगत ऊंचाई, क्या हो जाएगा, गुणे संगत ऊंचाई। याद रहेगा, कहने मतलब क्या, इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर दें और दूसरा उसमें ये ऊंचाई का गुणा कर दें तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी द्विविमीय आकृतियां समाप्त होती हैं और हमारी त्रिविमीय आकृतियां प्रारंभ होंगी। ठोस, जैसे ठोस, इसे ठोस आकृतियां भी कहते हैं। त्रिविमीय आकृतियां किसे क्या कहते हैं,
ठोस आकृति यानी जिसमें ऊंचाई भी सम्मिलित हो उसे हम ठोस आकृति कहते हैं। उस ठोस आकृतियों में पहली आकृति है घन की। कौन सी? घन। घन घन का देखिए आकृति को बनाना होगा। परिभाषा देना हो तो 6 वर्गाकार समतलीय पृष्ठों से बंद आकृति ही क्या कहलाती है? घन कहलाती है। 6 वर्गाकार समतलीय आकृतियों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? हमारी घन कहलाती है। देखिए घन ही ना है। अगर हम देखिए बात करें घन की तो कैसे होगा? ये ऐसे होगा, हमारा घन तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये हमारा घन हुआ। तो अगर पूछा जाए घन में शीर्षों की संख्या, घन में शीर्षों की संख्या, तो घन में शीर्षों की संख्या देखिए 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5, 6, 7, 8, यानी शीर्ष मतलब होता है कोनों की संख्या। तो घन में जो शीर्ष हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? शीर्ष कितने? 8। कितने कोने हैं? 8। उसी तरीके से एज पूछ ले, क्या पूछ ले? शीर्ष को वर्टेक्स भी बोलते हैं। अगर एज पूछ ले, किनारे पूछ ले, तो कितने किनारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे जो वर्टेक्स किनारे हो जाएंगे, एज हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है। अगर पूछा जाए फलकों की संख्या, क्या पूछा जाए? फलकों की संख्या, यानी जो वर्गाकार फलक हैं। देखिए एक इधर तो एक उधर, 2, एक इधर 3 तो एक इधर 4, एक ऊपर 5 तो एक नीचे से 6। तो फलकों की संख्या पूछ लिया कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। फलकों की संख्या 6। अब बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ या आयतन की बात करते हैं। क्या बात करें? आयतन की। जो घन का आयतन होगा वो होता है भुजा घाते 3। भुजा घाते 3 यानी कि कह दें A³ ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए बताने को बता दें कि भुजा क्यूब कैसे आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं, जो भी करते हैं तो आएगा, तो उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ देखिए इसमें कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2। यही होता है ना, 6 वर्ग हैं और एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा घाते 2, तो यानी कह सकते हैं ना 6a²। 6a²। ये आयतन हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। एक कभी कभी फंसाने के लिए पूछ देता है पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ लेता है? पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जैसे हम आपके सामने खड़े थे, हमारा पार्श्व क्या होगा? मेरा इधर के सामने चेहरा होगा, इधर का और पीछे का, यही पार्श्व हुआ ना। ऊपर और नीचे से क्या मतलब है? आप इस समय हमारा काम घूमेंगे तो क्या देख सकते हैं? केवल हमारे आगे पीछे को ही देख सकते हैं ना, ऊपर और नीचे को नहीं देख सकते। इसी तरीके से कोई अगर आकृति है, जैसे किसी आकृति की बात करें, ये रहा, ये डब्बा है। देखिए अगर पार्श्वीय आकृति की बात करें तो ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ऊपर नीचे वाला नहीं होगा। तो पार्श्वीय क्षेत्र में कितने वर्ग आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। कितने वर्ग? 4 वर्ग। कौन कौन से? एक ये, एक पीछे का, एक बगल का, 4 वर्ग ना। तो हो जाएगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, हो जाएगा 4a²। यदि कोई कमरा हमारा घन के आकार का है, कोई कमरा हमारा घन के आकार है, तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होगा। क्या लिख दें? थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं हम। क्या लिख दे रहे हैं? घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में ना? अगर कमरा यही हमारा है, कमरा ये जमीन हुआ, ये छत हुआ, दीवार कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4, तो चारों वर्ग के आकार के हैं।
हो जाएगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब बात आती है किसी कमरे में सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ कैसे रख सकते हैं। किसी कमरे में सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी हो तो कैसे रखेंगे। तो देखिए इस कोने से अगर हम रखें, अगर यहाँ तक चले तो सबसे लंबी की छड़ रखी जा सकती है। इस कमरे में सबसे लंबी छड़ कैसे रखी, ऐसी रखी जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, ये घन का विकर्ण हो जाएगा। तो घन का विकर्ण बराबर हो जाता है, घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा भुजा करड़ी में 3, तो जाएगा a√3। एक ये सूत्र हो गया, ठीक है, नहीं भूलेंगे। घन में 6 वर्गीय पृष्ठ, 8 शीर्ष, 12 किनारे, इसे कहते हैं भुजाएं। पार्श्वीय क्षेत्रफल होता है 4a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ का भी ऐसे ही देख लेते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है घनाभ का। घनाभ के देखिए आयताकार पृष्ठ हो जाता है। कैसा पृष्ठ हो जाता है, आयताकार। ये रहा घनाभ। क्या हो गया, घनाभ। घनाभ कहेंगे 3 कह सकते हैं यहाँ 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी। तो घन का देखिए घनाभ हो गया, क्या हो गया, घनाभ। घनाभ तो घनाभ में जो देखिए क्या होगा, घनाभ का जो शीर्ष होगा, घनाभ में शीर्ष भी कितने होंगे, 8 होंगे। घनाभ में भी शीर्ष क्या होंगे, 8 होंगे। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना। उसके बाद इसमें भुजाएं कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भुजाएं भी होंगी, है ना। इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई, ये देखिए लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान ले, इसको ऊंचाई मान ले, तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। या तो कह दें LBH, लेंथ विड्थ एंड हाइट। संपूर्ण पृष्ठ क्या जाएगा, देखिए ये वाला और वो वाला बराबर होंगे, ये वाला बराबर होंगे, है ना, और ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा। तो कह दें क्या, 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक, प्लस ये कौन सा होगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस, अब ये देखते हैं ये वाला सामने वाला, ऊंचाई गुणे लंबाई या लंबाई गुणे ऊंचाई, तो ये आएगा लंबाई गुणे ऊंचाई। तो इसको संकेती भाषा में लिखें 2LB + BH + HL हो जाएगा। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब कहेंगे पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाकार, घनाभाकार, घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चीज़ वही है, सेम, घन और घनाभ का सेम वही है। तो क्या हो जाएगा, यही 1 2 3 4, यही चारों होंगे ना। देखिए क्या आएगा इसमें, 2 कोष्टक में ये दीवार आएगी, तो दीवार में क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ये दीवार आएगा, इस दीवार में आएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही दीवार आएगा ना। ये दीवार इसके बराबर, ये दीवार उसके बराबर, तो ये आएगा 2 हो जाएगा LH + HB, क्या जाएगा, LH + BH कर दे, कोई चीज़ नहीं है, LH + BH। ठीक है, अब इसी तरीके से घनाभ का विकर्ण, इसी तरीके से घनाभ का विकर्ण क्या जाएगा, घनाभ का विकर्ण, यही होगा ना घनाभ का विकर्ण। अगर यही घनाभ का विकर्ण होगा तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा, जैसे वो आयत का था लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर करड़ी में, तो ऐसे हो जाएगा इसका लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो जाएगा करड़ी में
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरीके से हमारा घन और घनाभ समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे बेलन, शंकु के बारे में और गोला के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।